तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी, कहना भी अच्छा नहीं लगता पर क्या करें, जो खबर है वो बतानी पड़ती है, बहुत ही जल्दी लेखपाल के नोटिफिकेशन आ जाएगा और शायद फॉर्म जल्दी आ जाए, ऐसी अब हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर हिंदी, जो कि लेखपाल के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी में कहाँ पर पहुँचे हैं और कहाँ से सफ़र तय करके पहुँचे हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन जो कि होता है संज्ञा से अव्यय, संज्ञा से अव्यय तक का एक पोर्शन होता है हिंदी का। मैं आपको बता दूं पूरी हिंदी इंपॉर्टेंट है, पर ये पोर्शन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने इसके अंदर संज्ञा को पूरी तरह से पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है इसके अंदर सर्वनाम को पूरी तरह से, हमने समझ लिया है विशेषण को, और अभी जो लास्ट क्लास आई थी उसमें हमने क्रिया को भी पूरी तरह से समझ लिया है। अब जो आज हम क्लास करने जा रहे हैं वह क्लास होगी हमारी अव्यय की। पर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं, ये जो चारों हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब क्या है, ये विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विकारी। विकारी शब्द का अर्थ होता है जो लिंग, कारक, वचन आदि के आधार पर बदल जाते हैं, है ना, या परिवर्तन आ जाता है, परंतु अव्यय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा मनोज जा रहा है, मनोज जा रहा है। फिर मैंने लिखा सीता जा रही है, सीता जा रही है। अब देखो रही है, रहा है, परिवर्तन हुआ, रहा है से रही है बन गया। कब? जब हमने लिंग में परिवर्तन करा तो इन दोनों में भी परिवर्तन हो गया। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये विकारी कैटेगरी में आते हैं। और आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वह है हमारा अव्यय। तो आइए शुरू करते हैं अव्यय के इस टॉपिक को और समझते हैं इसकी डिटेल को। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक अव्यय और समझते हैं कि अव्यय में क्या खास है। तो आज का टॉपिक अव्यय। सबसे पहले हम ये जान गए हैं ये कैसा शब्द है, अविकारी है। साहब ये अविकारी क्यों है? ये अविकारी क्यों है? क्योंकि लिंग, वचन कारक के आधार पर अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है ना? अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? इसीलिए हम इसे अविकारी शब्द कह देते हैं या अविकारी अव्यय कह देते हैं। जो अव्यय शब्द है, मूल रूप से अगर हम अव्यय शब्द की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हम यहाँ बात कर रहे हैं शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है जो व्यय न किया जा सके या जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, इसका शाब्दिक अर्थ है अव्यय। तो ऐसे कुछ समझ लो जो बदल नहीं पा रहा है या जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या होगा? अव्यय। अब हिंदी में क्या है, कुछ अव्यय मेन है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ अव्यय से परिचित कराता हूं जिन्हें आप देखेंगे और जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कल, आज, अब, परसों, कब। ये क्या है? ये हमारे अव्यय हैं और ऐसे बहुत सारे हैं, पर इनमें भी कुछ डिटेल ऐसी होगी जो हमसे एग्जाम में लगातार पूछी जाएगी। आइए देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर डिटेल है। देखिए अव्यय के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होंगे अव्यय के? 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद? कई पुस्तकों में जो पुरानी होंगी आपको उसमें 4 भेद भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, आज इन्हीं की डिटेल को आज हम जानने वाले हैं। क्रिया विशेषण। एक होता है हमारे पास संबंध बोधक। एक होता है हमारे पास समुच्चय बोधक। एक होता है हमारे पास विस्मयादि बोधक
और सबसे आखिरी में होता है हमारे पास बच्चों निपात। आजकल एग्जाम से निपात से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, दूसरे नंबर पर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 इसके अव्यय के भेद हैं, और इनमें से जो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं वह है हमारा क्रिया विशेषण। आज हम जो समझेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण को समझेंगे और देखते हैं कि क्रिया विशेषण के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पर मैं बता दूं, क्रिया विशेषण को भी 4 भाग में बांटा जाता है। तो क्रिया विशेषण के वो 4 भाग कौन से हैं, जिसमें से नंबर 1 पर आएगा हमारे पास स्थान बोधक, नंबर 2 पर आएगा काल बोधक, तीसरा आएगा परिमाण बोधक, चौथा आएगा हमारे पास रीति बोधक। अब इनमें आपको स्थान बोधक के स्थान पर स्थानवाचक भी मिल सकता है, परेशान मत होना, बात एक ही है। कालवाचक भी मिल सकता है, परेशान मत होना, बात एक ही है। परिमाणवाचक भी मिल सकता है, परिमाणवाचक, और रीतिवाचक। पर मुख्यतः जो हमें मिलते हैं वो वाचक ही मिलते हैं। तो ये है क्रिया विशेषण के 4 भाग। आइए अब क्रिया विशेषण की डिटेल समझते हैं और इन 4 भागों को 1 बाय 1 हम समझना शुरू कर देते हैं कि चारों भाग में क्या क्या मिलेगा हमें। इसे नोट डाउन करते चलना, नोट्स बना लेना, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो हमें वीडियो नहीं नोट्स चाहिए होते हैं, वो भी एक साथ एक ही जगह इकट्ठे। क्या कहता है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण का मतलब है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये हमेशा याद रखना। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब देखिए, विशेषता से यहाँ भयभीत मत हो जाना या फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि विशेषण विशेषता बताते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि विशेषण शब्द तो है ही है ना। और एक दिन एक बच्चे ने कमेंट में पूछा भी था, अगर वो वीडियो देखें तो समझ जाएंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कह देते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये विशेषण, ये जो क्रिया की विशेषता बताई जाती है किन माध्यमों से बताई जा रही है? जो 4 अभी रूप लिखवाए थे, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, उन माध्यम से बताई जाएगी। चलिए सीखते हैं एक एक करके। तो चलिए क्रिया विशेषण के चारों भेदों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं और सीखते हुए चलते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो कर देना सब्सक्राइब और लाइक, इतना सा काम है। आइए शुरू करते हैं स्थानवाचक से। नंबर 1 हम किस में पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हम लोग नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं, जो कि क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का पहला रूप है हमारे पास स्थानवाचक। क्या है बच्चों? स्थानवाचक। देखिए, अब परीक्षा नजदीक है तो मेहनत करने का मजा अलग आएगा। अब बच्चा मेहनत कर सकता है, जो मेरा मानना है। ठीक है या नहीं? आओ चलते हैं। स्थानवाचक की बात यहाँ पर हो रही है, तो स्थानवाचक क्या कहता है समझते हैं। क्रिया विशेषण का वह रूप, क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे, क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे किसी स्थान या दिशा के बारे में ज्ञान होता है, वह स्थानवाचक कहलाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे आपको किसी स्थान के बारे में या फिर किसी दिशा के बारे में पता चले, तो वो क्या होगा? वह आपका स्थानवाचक होगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके लिए एक ट्रिक भी बताई जाती है, कहा जाता है ट्रिक है, और ये काम करती है, ऐसा नहीं है। जिसके लिए ट्रिक बताई जाती है या पहचान बताई जाती है, ऐसा समझ लेंगे,
वो क्या बताई जाती है पहचान के रूप में, मैं आपको बता दूं। इसमें उत्तर दो चीज़ें पूछी जाती हैं, दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये स्थानवाचक है। पहला प्रश्न है कहाँ, दूसरा प्रश्न है किधर। ये दो प्रश्न हैं इसके अंदर। इसे देखिए समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये दो प्रश्न हैं किधर और कहाँ। कैसे काम करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझ लेते हैं। अभी आपसे परिभाषा थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाती है कई बार, पर एग्जाम्पल पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। हमें बाईं ओर जाना है, हमें बाईं ओर जाना है। अब बताइए, मैं प्रश्न करता हूं हमें किधर जाना है, तो यहां से उत्तर मिलेगा बाईं ओर जाना है। क्लियर है। कल हम उत्तर दिशा में या उत्तर की ओर, दिशा गलत हो जाएगा इस वाक्य, उत्तर की ओर गए थे। मैंने पूछा किधर गए थे, उत्तर की ओर गए थे। कहाँ गए थे, उत्तर की ओर। तो ये क्या है, आपको कुछ डायरेक्शन बताएंगे, अभी इन पर और बात होगी। और जब हम पूछेंगे राम दिल्ली गया था, अब मैंने पूछा कहाँ गया था, तो उत्तर क्या आएगा, दिल्ली गया था। तो अब आप समझ रहे हैं कि कहाँ और किधर, अगर ये दो प्रश्न हम पूछ लेते हैं और इनके उत्तर हमें मिल जाते हैं, तो वो कौन सा होगा, वह होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा, स्थानवाचक। अब आप देख ही रहे होंगे, पर इनमें कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको कुछ शब्द भी लिखा देता हूं, यहां से बात समझ में आ रही होगी ना कि क्या बातचीत चल रही है। तो आइए, इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्थानवाचक और दिशावाचक दोनों हो सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग यूज होते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं, कुछ हैं स्थानवाचक शब्द हमारे पास। कैसे हैं प्यारे बच्चों, स्थानवाचक कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हमें क्या करेंगे, स्थान के बारे में जानकारी देंगे या स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ, वहां, जहां, तो ये कैसे शब्द हैं हमारे, ये देखिए स्थान की बात बता रहे हैं, यहाँ वहां, ठीक है ना। ये क्या बता रहे हैं, स्थान की बात। जैसे कर लेंगे हम, और इसमें आगे, पीछे, भीतर, नीचे, ऊपर, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बताएंगे, स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो इन्हें क्या कह देते हैं, स्थानवाचक में क्या जाते हैं, स्थितिवाचक, ज्यादा अच्छा, स्थितिवाचक। अब इसी में कुछ हैं दिशावाचक। क्या है, इसी में कुछ दिशावाचक शब्द भी हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको दिशा का बोध कराएंगे। अब ये बहुत ही आसान हो जाते हैं, देखेंगे कितने आराम से हो जाएंगे। जैसे कि किधर, जैसे कि इसमें एक ही मेन शब्द है किधर, इधर, उधर। तो ये कैसे शब्द हैं, ये आपके दिशा सूचक हैं, ये दिशा के बारे में बताएंगे। या इसमें से एक दो कर लो, दाएं बाएं, बस इतना हो जाएगा, है ना, दाएं बाएं, ठीक है ना। तो ये समझ रहे होंगे आप कि स्थितिवाचक और दिशावाचक। उत्तर कहाँ से मिलेगा, कहाँ और किधर से, ठीक है ना। उत्तर कुछ भी मिल सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा हम कहाँ जाएंगे, मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे, भीतर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गोवा जाएंगे। जो भी एक उत्तर होगा वो मिलेगा, जो भी वाक्य में उत्तर होगा वो मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, आपका स्थानवाचक है। तो आई होप सो आपको स्थानवाचक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी के क्रिया विशेषण का दूसरा रूप है कालवाचक। कालवाचक को भी इसी तरह से समझते हैं, बिल्कुल ही क्रांतिकारी तरीके से समझते हुए चलेंगे और मजा आपको आएगा, ये मेरा मानना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए चलते हैं कालवाचक की तरफ कि कालवाचक क्या है और कैसा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दें अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल पर आप रेगुलर विजिट करते हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो अच्छा है तो करो लाइक को शेयर सब्सक्राइब दो। लिखा है कालवाचक, क्या है बच्चों, कालवाचक।
आइए कालवाचक को समझ लेते हैं। देखिए कालवाचक आपको क्या बताएगा, समय के बारे में बताएगा। यह आपको जो है समय का ज्ञान कराएगा और ये उत्तर देगा आपको कब का। जैसे कि मैं लिख देता हूं, क्रिया विशेषण के जिस रूप से आपको काल का ज्ञान होता है, काल का ज्ञान होता है, वह कालवाचक होता है। क्या होता है? कालवाचक होता है। परिभाषा इतनी ज्यादा सिंपल हो जाती है कि कई बार हमें परिभाषा से संपूर्ण अर्थ पता नहीं चल पाता। काल का ज्ञान हो जाता है अर्थात हमें कब का उत्तर मिल जाता है। कब का उत्तर मिलता है। कब का उत्तर मतलब है कि कब एक क्या है, प्रश्न है। कब क्या है, एक प्रश्न है और हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बात समझ रहे हैं ना, हमें इसका उत्तर मिल जाता है कालवाचक में। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हुए चलें, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उत्तर मिल जाता है, तुम घर कब जाओगे। तुम घर कब जाओगे तो अब कब जाओगे, ठीक है ना, कब का क्या उत्तर मिलेगा हमें, कल जाऊंगा। कब जाऊंगा, कल जाएंगे। तुम घर कब जाओगे कि हम घर कल जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे मैंने बोला मेरा भाई आज दिल्ली से आ जाएगा। मेरा भाई आज दिल्ली से आ जाएगा, या फिर आएगा लिख देते हैं। चलिए अब मैंने पूछा कब आएगा, तो तुमने कहा आ जाएगा। कब आएगा, आ जाएगा। तो यहां से हमें किस चीज का उत्तर मिल रहा है बच्चों, कब का उत्तर मिल रहा है। मतलब कब का, कब एक प्रश्न है हमारे लिए और इससे जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर हमेशा कैसा होगा, कालवाचक। मतलब जब भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कब, और आपको जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा, वह उत्तर होगा कालवाचक। चाहे जब अजमा लो। मानो आपने दोस्त से बात करी, ठीक है ना, और आपने कहा तू घर कब आएगा, उसने कहा मैं परसों आऊंगा। तो कब का उत्तर मिला, तो ये परसों जो शब्द हुआ, ये जो शब्द बोला उस आपके फ्रेंड ने परसों, तो ये परसों क्या है, ये कालवाचक है। ये कल क्या है, कालवाचक है। ये आज क्या है, ये कालवाचक है। बात समझ में आ रही है ना, ये सब क्या है, कालवाचक हैं। अब कालवाचक को भी थोड़ी छोटी चीजों में डिफाइन किया है, जैसे मैं अभी बताता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। बात समझ में आ गई होगी ना ये वाली भी, तो कि कालवाचक को बड़े आसानी से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, आपको एक ही प्रश्न करना है कब, अगर उसका उत्तर है तो वो आपके लिए कालवाचक है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। अभी हमने पढ़ा था स्थानवाचक। स्थानवाचक से मेरा क्या मतलब है, स्थितिवाचक से, है ना। तो जब हमने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था हम बाईं ओर जाएंगे, हम दाईं ओर जाएंगे। मान लो लिख दें हम दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। क्लियर है। अब मैंने पूछा कब जाएंगे, तो क्या उत्तर मिल रहा है इससे, मैंने पूछा कब जाएंगे तो उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो स्थिति के बारे में, दिशा के बारे में बता रहा है। क्योंकि ये स्थिति के बारे में, दिशा के बारे में बता रहा है, ये हमें काल के बारे में नहीं बता रहा। काल का उत्तर तभी मिलेगा जब हम कब का प्रश्न करेंगे। यहां पर तो प्रश्न क्या आएगा, किधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको भैया स्थितिवाचक के बारे में, स्थान बोधक करा रहा है, स्थानवाचक है। अगर उत्तर किसका मिले, कब का उत्तर मिल जाए तो फिर क्या होगा, कालवाचक होगा। क्या होगा, कालवाचक होगा। अब कालवाचक जो है कुछ चीजों में बटा हुआ है। जैसे इसमें कालवाचक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर समझ लीजिए एक इसी के अंदर होता है समयवाचक। अब समयवाचक जैसे आज, कल, परसों या अगले दिन, तो ये क्या किस श्रेणी में आ जाता है, यह आ जाता है हमारा समयवाचक की श्रेणी में। इसी में एक होता है अवधिवाचक। अवधिवाचक जैसे दिन भर, रात भर, उम्र भर, सारी उम्र, ये किस में आ रहा है, ये अवधिवाचक में। पर ये भी काल की बात कर रहा है, क्योंकि ये भी हमारे पास समय की बात कर रहा है। एक आता है बारंबारता।
एक आता है बारंबारता, जैसे हर बार, हर बार, प्रत्येक बार। बात समझ रहे हैं ना? तो ये किस में आ गया हमारा? ये बारंबारता में आ गया। जैसे कि प्रत्येक दिन लिख देते हैं, प्रत्येक दिन, है ना, या फिर प्रतिदिन लिख दो, तो ये किस में आ जाएगा? बारंबारता में। क्लियर है या नहीं? पर हमें उत्तर कब चाहिए? जैसे हमने कहा कि कल रमेश आएगा, तो तुमने पूछा कब आएगा? भैया प्रतिदिन आएगा। अब तो कब आएगा? प्रतिदिन आएगा। बात समझ रहे हो, है ना? तो अब क्या है, यहां से हमें पता चला कालवाचक के बारे में। चलिए नंबर 3 के बारे में चलते हैं। बिल्कुल मुझे बताते हुए चलें कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं बस। तो कमेंट जरा बढ़ चढ़ के किया करें, अच्छा लगता है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया स्थान बोधक के बारे में, हमने सीख लिया कालवाचक के बारे में। अब हमें सीखना है संबंधवाचक के बारे में। ठीक है, सॉरी, परिमाणवाचक के बारे में। किसके बारे में? परिमाण, परिमाणवाचक। अब करते हैं परिमाणवाचक। देखते हैं फिर इसे। जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण शब्द से, क्रिया विशेषण शब्द से हमें परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, वह परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं, या परिमाणवाचक होते हैं। क्या होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। अब इसे समझना है कि पहली बात तो ये होती है, कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता परिमाण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कि कितना। 1 किलो, 2 किलो, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, मतलब कितना। तो परिमाण का मतलब होता है जैसे कि क्वांटिटी। आप 5 किलो चावल लाए, तो चावल कितना है? 5 किलो। तो ये 5 किलो क्या हुआ? परिमाण हुआ चावल का। अभी समझ में आ गया होगा कि आप गए दूध लेने और दूध 1 लीटर नहीं मिला, पर थोड़ा सा मिला, ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा। तो थोड़ा ये क्या हुआ आपके लिए? थोड़ा ये परिमाण हुआ। क्लियर है? जो चीज को तोला जाए या लीटर में नापा जाए वह परिमाण कहलाती है। इतना क्लियर है? इससे हमें पता चला परिमाण क्या है। और परिमाण का उत्तर हमें किससे मिलता है बच्चों? कितना। ये जो कितना प्रश्न है, अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, इस प्रश्न का उत्तर मिले, तो वह उत्तर परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। कैसे होगा आओ समझते हैं। राहुल घर से थोड़े चावल लाया, थोड़े चावल लाया। तो आपने पूछा कितने चावल लाया? तो आपने कहा थोड़े। उत्तर मिला। जब उत्तर मिला कितना का? थोड़े, तो पता चला कि ये थोड़े क्या है? ये तो सर परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है। जैसे कि इस बार ये जो लाइन लिख रहा हूं ये बिल्कुल करंट अफेयर की लाइन है, ठीक है ना। इस बार सरकार लेखपाल की भर्ती निकालेगी। इसकी आपको बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। अब मैंने पूछा कितनी उम्मीद है? आपने कहा बहुत उम्मीद है या फिर थोड़ी उम्मीद है। तो ये बहुत शब्द क्या हुआ? ये हुआ परिमाणवाचक। अब जरूरी नहीं है कि उस चीज को नापा भी जा सके किलो में या लीटर में। कई बार बातें बाय फीलिंग भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। वह स्त्री शर्माती है, वह स्त्री थोड़ा शर्माती है। क्या करती है?
शर्माती है। कितना शर्माती है? थोड़ा शर्माती है साहब, ज्यादा नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ? थोड़ा शब्द परिमाणवाचक हुआ। अभी आप बताइए परिमाणवाचक क्लियर है या नहीं है? देखिए समझते चलेंगे, चीजों को ज्यादा से ज्यादा डीप लेते चलेंगे, समझते चलेंगे, तभी आपको कुछ बेनिफिट नजर आएगा। आइए समझते हैं कि परिमाणवाचक में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं या कुछ ऐसे क्रम हैं जो कि कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं, पर सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए उन्हीं नियमों को या कर्मों को हम पढ़ लेते हैं एक बार कि वो क्या क्या है इस समय हमारे पास। वैसे बता दूं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आप नाम से समझ जाएंगे, पर फिर भी मेरा बताना कर्तव्य हो जाता है। तो देखते हैं सामने, मैंने लिखा बहुत, अधिक, ज्यादा। क्या लिखा? ज्यादा। अब आप बताइए, अगर परिमाण बोधक के कुछ रूप हों, परिमाण बोधक के कुछ रूप हों, तो बहुत, अधिक या ज्यादा शब्द को आप किस श्रेणी में रखेंगे? इसे रखेंगे अधिकता बोधक। अधिकता बोधक। बात समझ में आ रही है? मानो मैंने लिखा थोड़ा कम, थोड़ा कम, न्यून। अब बताइए इसके लिए क्या शब्द होगा? वैसे तो अगर एग्जाम्पल हो या फिर ऑप्शन हो तो पहचान जाएंगे। न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक ये क्या है बच्चों? ये परिमाण बोधक के भी रूप हैं। पर यहां से क्वेश्चन बनता है तो बच्चा कर देता है, क्यों? हमसे पूछा जाए न्यून कौन सी श्रेणी में आएगा, अधिक या कम, तो हम जानते हैं न्यून तो थोड़ा होता है, थोड़े वाली श्रेणी में आएगा। कम वाला शब्द कौन से परिमाणवाचक का है? अधिकता का या न्यूनता का? न्यूनता का, क्योंकि कम का मतलब न्यून, न्यून का मतलब कम, पर्यायवाची है। तो ऐसे करके भी आप बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए मैं थोड़े से और शब्द लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं बस, बस, काफी, पर्याप्त। अब आप बताइए, ये मैंने शब्द लिख दिए बस, काफी, पर्याप्त, तो इन्हें आप कौन सी श्रेणी में लिखेंगे? पर्याप्ति बोधक, मतलब जो पर्याप्त है, पर्याप्ति बोधक, है ना। बात समझ में आ रही होगी ना। तो अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, ये सब किसके रूप हैं? ये कहीं ना कहीं आपके परिमाणवाचक के रूप हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, ऐसा कई बार क्या है, कुछ चीजों को देख कर भी पता चलेगा। मैंने लिखा कम, कम यहां भी आ चुका है, याद रखना। मैंने लिखा अधिक, अधिक यहां आ चुका है, याद रखना। मैंने लिखा ज्यादा, यहां चुका है, ध्यान रखना। ये कौन सी श्रेणी में रखोगे? बात समझ में आ रही होगी। वैसे अगर यहां भी अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और यहां पर भी आपको इनके सारे नाम दे दिए जाएं, तो आप बता दोगे कन्फर्म, इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। बताओ इन्हें कौन सी श्रेणी में रखोगे? मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। मैंने लिखा राहुल के पास रमेश से कम चावल हैं, कम चावल हैं। अब देखो कम आया, पर यहां पर तुलना हुई है किसके चावलों में? राहुल के चावलों में और रमेश के चावलों में तुलना की गई है परिमाण में, क्वांटिटी में, कि किसके पास कम चावल हैं, ठीक है ना। तो ये इस समय वैसे तो कम क्या है? न्यूनतम में है। अगर मैं बोलूं राहुल के पास कम चावल हैं, मैं बोलूं राहुल के पास कम चावल हैं, तो ऐसे में कम क्या होगा? न्यूनतम। पर मैं बोलूं राहुल के पास रमेश से कम चावल हैं, तो क्या होगा? तुलना। क्या हो गई? तुलना। तो ये क्या होगा बच्चों? तुलना बोधक। बात समझ रहे हैं? ये क्या बनेगा? तुलना बोधक बनेगा। क्यों बनेगा तुलना बोधक? क्योंकि अब तुलना हो रही है। राहुल के पास अमित से अधिक पैसा है, तो क्या हो गई? पैसे की तुलना कर दी दो लोगों के बीच में, तो अधिक शब्द क्या बन जाएगा? तुलना बोधक भी बन जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर हम सीधे सीधे बोलें कि राहुल के पास अधिक पैसा है, तो अधिक है तो क्या हो गया? अधिकता बोधक परिमाण में। पर मैंने बोला कि राहुल के पास अमित से ज्यादा पैसा है, तो तुलना में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुलना कर दी हमने की। तो ये चीज समझ रहे होंगे ना। देखो इन्हें अच्छे से देख के उतारना है, क्योंकि ये चीजें बड़ी जरूरी हो जाएंगी आगे चलकर। चलिए इन्हें एक बार फेयर जरूर कर लेना, वीडियो पॉज करें, फेयर करें। अब कई बार आ जाता है, मान लीजिए एक शब्द और यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा,
कम कम, ज्यादा ज्यादा, थोड़ा बहुत, अगर इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये बताइए, इन्हें आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये होते हैं भैया श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक, बात समझ में आ रही है? जैसे अधिकता बोधक, न्यूनतम बोधक, पर्याप्ति, तुलना, ऐसी श्रेणी बोधक, थोड़ा थोड़ा, कम कम बोल देते हैं ना, तो ये किस में आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा आपका श्रेणी बोधक में। तो ये था आपका परिमाण वाचक। बहुत ही अच्छे से चीजें समझनी होंगी आपको, ठीक है ना। चाहे तो इनकी क्लास 20-20 मिनट की बन सकती हैं, मतलब कि 20 मिनट में पूरा अध्याय खत्म हो सकता है, पर क्या फायदा, एग्जाम ना निकले सिर्फ वीडियो ज़्यादा अच्छी लग जाए, उससे भी तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें। कई बार बच्चे नहीं देखते हैं तो उससे आप ही का नुकसान है। देखो बच्चों, हमारा तो कुछ है नहीं खास। अगला है आपके पास रीतिवाचक, नंबर 4, रीतिवाचक। ये क्या बता रहा है आपको, आओ समझते हैं। जिस क्रिया विशेषण से हमें रीति का पता चले वह रीतिवाचक होती है। अब पहला प्रश्न उठता है, जैसे परिमाणवाचक में एक प्रश्न था कि परिमाण क्या है, वैसे ही प्रश्न है रीति क्या है भैया। रीति, तो रीति होता है मेथड। क्या होता है बच्चों? मेथड। मेथड मतलब कैसे, कोई चीज कैसे करी जा रही है, मेथड, उसे करने का तरीका क्या है, वह रीति होती है। जैसे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूं। किस चीज से पढ़ा रहे हैं? मार्कर से। तो मार्कर क्या हुआ मेरे लिए? रीति हुआ। बात समझ में आई? सेना पैदल चलती है, सेना पैदल चलती है। तो मैंने पूछा कैसे चलती है, मैंने पूछा कैसे चलती है, तो उत्तर मिला पैदल चलती है। तो पैदल चलना क्या हुआ? रीति हुआ। हाउ टू डू वर्क, क्या है वे है वर्क करने का, वो रीति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रीति कहलाता है, ठीक है ना। तो जब जब आपको कैसे का उत्तर मिल जाए तो क्या होगा? रीतिवाचक। जैसे मैंने बोला सेना पैदल चलती है, पैदल चलती है, तो एक क्वेश्चन पूछा आपने कैसे चलती है, आपने कहा पैदल चलती है। तो ये पैदल शब्द क्या हुआ आपके लिए? रीतिवाचक हुआ। अब जब कभी भी आपको, मैं यहाँ से एक चीज बता दूं, रीतिवाचक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये इन चारों में से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है रीतिवाचक। हर दूसरे एग्जाम में, हर एग्जाम में ये रीतिवाचक से क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है या नहीं? तो सेना पैदल चलती है, कैसे चलती है? पैदल चलती है। जब जब आपको इसका कैसे का उत्तर मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। बात हो रही है रीतिवाचक की। मैं यथासंभव मदद करूंगा, मैं यथासंभव मदद करूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा? यथासंभव मदद करूंगा। तो कैसे मदद करूंगा? यथासंभव। तो ये क्या हुआ? ये रीतिवाचक हुआ। कैसे मदद करूंगा? यथासंभव मदद करूंगा। तो यथासंभव जो शब्द है वो क्या हुआ सर जी? वो हुआ हमारा रीतिवाचक। तो देखो चीजों को समझो। जब जब आपसे कैसा प्रश्न पूछो, सॉरी, जब कभी भी कोई भी वाक्य हो और पूछा जाए इसमें कौन सा वाचक है, रीतिवाचक या कोई सा भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें उसका पता कैसे लगाएं। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक में, मैंने बताया चारों में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे और इसका जो उत्तर मिलेगा वो डिसाइड कर लेगा रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर स्थानवाचक है। अब आप बात को जरा गंभीरता से समझेंगे, अपने अंदर के जोश को बनाए रखेंगे। पढ़ते समय इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यथावाचक क्या हुआ? आपका रीतिवाचक कहलाया। तो यहाँ भी क्या है? रीतिवाचक के कुछ इंपोर्टेंट भेद हैं। आइए उन भेद को देख लेते हैं, है ना। देख लेते हैं कि क्या है वे भेद हमारे पास। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसके भी भेद हैं कुछ। ए नंबर डाल देते हैं, ए कह देते हैं नाम। आइए देखते हैं कि क्या भेद है। तो इसके भी क्या है? कुछ रूप हैं। जैसे नंबर 1 पर हम देख लेंगे यहाँ पर प्रकार बोधक, प्रकार बोधक। वैसे ये रूप भी आसानी से पता चल जाएगी, जरूरी नहीं कि बैठ कर रटा जाए, याद किया जाए। जैसे इसके अंदर सकते हैं ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक,
यथासंभव, यथासंभव, है ना, इस प्रकार से आ सकते हैं। और आ सकता है धीरे, तेज, और कोई एग्जाम्पल? चलिए काफी है। तो इस प्रकार से इसमें शब्द आ सकते हैं। क्यों? इसमें हमें आंसर किस चीज का देना है? कैसे का आंसर देना है। तो कैसे? ऐसे, वैसे, अचानक, यथासंभव। कैसे मदद करोगे? यथासंभव मदद करेंगे। कैसे चलोगे? धीरे चलेंगे। कैसे भागोगे? तेज भागेंगे। तो कैसे का जो आंसर मिलेगा वो रीतिवाचक होता है। वैसे पता करना बहुत आसान है, पर कुछ शब्द ऐसे कई बार उनका भी पता नहीं चलता है क्वेश्चन पूछने से। सो यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है ना। जैसे कि नंबर बी में मैंने ले लिया निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, समझेंगे क्या ले लिया? निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक के अंदर क्या आएगा? जैसे सचमुच, जैसे सचमुच देखेंगे। अब सचमुच को आप कैसे का क्वेश्चन, सॉरी कैसे क्वेश्चन पूछकर क्या है कंफर्म नहीं कर सकते। कैसे? सचमुच नहीं आंसर बनेगा। तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। वैसे जो प्रकार बोधक है उसके तो सभी आंसर आप दे सकते हैं, पर निश्चयवाचक के जो आंसर हैं आप नहीं दे सकते। आप देखिए, बोल के देखिए क्या बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पाएंगे। इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि बोल पाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे सचमुच जैसे और शब्द आते हैं, जैसे जरूरी, है ना, संभव और सच। तो इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। आवश्यक, ठीक है, इसके अंदर ऐसे शब्द देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है? निश्चयबोधक। ये शब्द क्या है? सचमुच, जरूरी, संभव, सच, आवश्यक, ये क्या है? सबके सब रीतिवाचक हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको गौर देना पड़ेगा बात के ऊपर। ये सब क्या है? आपके निश्चयवाचक के अंदर आ रहे हैं, और ये सब कौन से हैं? रीतिवाचक है। मेन चीज क्या है? रीतिवाचक है, ये याद रखना है। मेन चीज क्या है? कि ये रीतिवाचक हैं, ठीक है। नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो लिखा होगा अनिश्चयबोधक। नंबर सी अनिश्चयबोधक, या वाचक लिख देते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा। अनिश्चयवाचक। अब बताइए, जब अनिश्चयवाचक की बात हो रही है तो इसके अंदर कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं? ठीक है, संभवतः, कैसे आ जाएंगे? संभवतः, शायद, शायद ही, संभवतः, शायद, ये नहीं आएगा, शायद ही, शायद ही। तो ये क्या है? अनिश्चितता का बहुत करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता नहीं है कि यार संभवतः ऐसा हो जाए, शायद बारिश हो जाए, शायद ही कोई आए। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं, और ये किस में आ रहे हैं? आपके रीतिवाचक में आ रहे हैं। पर मैं बता दूं, एग्जाम में यहां से कम पूछा जाता है, वहां से ज्यादा पूछा जाता है जहां पर आप कैसे का आंसर दे पाए। जहां पर आप कैसे शब्द का आंसर दे पाए वहां पर ज्यादा आता है, मतलब प्रकार बोधक ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रकार बोधक, निश्चयवाचक, और ये आप समझ रहे होंगे अनिश्चयवाचक। इसके अंदर कारण बोधक भी होता है। चलिए ऊपर का रफ करके लिख लेते हैं। इसके अंदर कारण बोधक भी होता है। एक होगा कारण बोधक। अब कारण बोधक से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कारण पूछा जाएगा किसी चीज का, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? ए बी सी डी, क्या पूछा जाएगा? कारण बोधक में क्या पूछा जाएगा? कारण, जैसे क्योंकि, है ना, इसलिए, ठीक है ना। जैसे हम क्योंकि इसलिए लगाते हैं, ये क्या है? कारण पूछने के काम आ जाते हैं। किसके काम आते हैं? कारण। एक शब्द होता है क्यों, क्यों भी कारण पूछने का काम आता है। अतः, क्यों, ये सब क्या है? कारण पूछने के काम आते हैं। तो ये किस में आएंगे? कारण बोधक में आएंगे। पर ये सब किस कैटेगरी में रखे जा रहे हैं? रीतिवाचक की कैटेगरी में रखे जा रहे हैं। कौन सी रीति में? रीतिवाचक की कैटेगरी में रखे जा रहे हैं। इसमें और भी होते हैं, जैसे निषेधवाचक, और निषेधवाचक के अंदर जाता है नहीं, न, मत, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। खैर, अब आप बहुत आसानी से रीतिवाचक को भी क्या होंगे? पहचान लेंगे जब आपको ये एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करो तो यार, दिल खोल के कर सकते हो इतना काम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।